वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। हम जब भी मोड ऑफ प्रोडक्शन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स का थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने अलग अलग स्टेजेस के बारे में बात की है कि हमारे सोसाइटी में अलग अलग टाइम पीरियड पर प्रोडक्शन का जो इवोल्यूशन है और इसके साथ ह्यूमंस का जो रिलेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिटेल में एनालाइज किया था। तो यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम मेनली कार्ल मार्क्स का थ्योरी को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये हमें पहले जानना होगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जहाँ पर चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। हमारा सोसाइटी में हर टाइम पीरियड पर जिस तरीके का भी इवोल्यूशन हो सोसाइटी का, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस हमें दिखते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो ये मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमारा सोसाइटी में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है और हमारे स्ट्रक्चर में किस तरीके से इंक्लूड की जाती है, इसके बारे में ही कहता है। यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन हमारा सोसाइटी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन का प्रोसेस था। कार्ल मार्क्स ने इस मोड ऑफ प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालाइज किया था। उनका जो भी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है मोड ऑफ प्रोडक्शन के रिलेटेड, वहाँ पर हम देखते हैं लोगों का सोशल रिलेशंस किस तरीके से बदलते हैं, क्लास स्ट्रक्चर किस तरीके से बदल रहे हैं और हिस्टोरिकली चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो मोड ऑफ प्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड पर किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है, यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस का बात करते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन के मूड के बारे में वो डिस्कस करते हैं। अब कार्ल मार्क्स मेनली 6 स्टेजेस की बात करते हैं। इनमें से लास्ट के 2 है जो फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में जो भी मूड्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब मूड ऑफ प्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ए पार्टिकुलर फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि हमारा सोसाइटी में जो भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, इसको अगर हम एक साथ कॉम्बाइन कर देंगे तब वो बन जाएगा हमारा मूड्स ऑफ प्रोडक्शन। मूड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो तरीके से हमारा चीज़ों को प्रोड्यूस की जा रही है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। हम कौन सा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, लोगों को हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और जो वर्कर और जो ओनर है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है मूड्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब यहाँ पर इस चीज़ से आप लोगों को थोड़ा और भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। मूड्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जब हम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ मिला देते हैं तब वो मूड्स ऑफ प्रोडक्शन बनता है। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में कुछ चीज़ें होती है और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में भी कुछ चीज़ें होती है। ये दोनों चीज़ों को जब हम कॉम्बाइन कर देते हैं, जब दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, तब मूड ऑफ प्रोडक्शन बनता है। अब ये सारी चीज़ों को अलग अलग बुक में डिफरेंट तरीके से पेश की गई है। अब यहाँ पर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन वो सारे फिजिकल या फिर नॉन फिजिकल एलिमेंट्स हैं जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, यानी कि जो फोर्स के तौर पे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ की जाती है। इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैंड, लेबर, मशीन, ये सारी चीज़ें हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है। फिर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर टेनेंसी, वेज लेबर, ये सारे चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। अब देखते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वहाँ पर सोशल और कुछ टेक्निकल जो रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है और ये जो रिलेशन है
लोगों के साथ डिफरेंट थिंग या फिर लोगों के साथ दूसरे लोगों की, ये सारी चीज़ों को ही रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। यहाँ पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम दो चीज़ें देखते हैं। एक है रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनके साथ लोगों का क्या रिलेशन है। जैसे हम ट्रैक्टर की बात कर सकते हैं, कोई मशीन की बात कर सकते हैं, फैक्ट्री की बात कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों के साथ लोगों का क्या रिलेशन है। और दूसरा है रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन, यानी कि इंसान के साथ दूसरे इंसान का क्या रिलेशन रहता है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कोई ओनर होगा और तो कोई वर्कर होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक वर्कर के साथ दूसरे वर्कर का क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हमारा रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के अंडर में आते हैं। अब यहाँ पर हमने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जाना है। अब देखते हैं मूड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। कार्ल मार्क्स ने 6 मूड्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, यानी कि हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है यहाँ पर 6 स्टेजेस में ये मूड्स ऑफ प्रोडक्शन बदलते रहते हैं। 6 मेनली स्टेजेस है। यहाँ पर 6 स्टेजेस को हमें सीरियली याद रखना होगा, सिस्टमेटिकली इसको हमें समझना होगा। ये 6 स्टेजेस है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म, एंशियंट मूड ऑफ प्रोडक्शन या फिर जिसको हम स्लेवरी कहते हैं, फिर है फॉर्डलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनलिज्म। इनमें से जो 4 है, पहले के जो 4 है, ज्यादातर बुक्स में ये सिर्फ 4 को ही मूड्स ऑफ प्रोडक्शन में रखा गया है। अब इसका भी रीजन है, इसका रीजन है कि ये जो 4 मूड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे हिस्टोरिकली हो चुका है या फिर चल रहा है। जैसे कैपिटलिज्म उस टाइम पीरियड पर चल रहा था। फिर जो बाकी के जो 2 मूड्स ऑफ प्रोडक्शन है ये फ्यूचरिस्टिक है। कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों फ्यूचर में आएंगे, इस तरीके का प्रेडिक्शन उन्होंने की थी कि रिवॉल्यूशन के जरिए कैपिटलिज्म खत्म होगा और बाद में सोशलिज्म और कम्युनिज्म हमारी सोसाइटी में आएगा। तो इस वजह से बहुत सारे बुक में 4 स्टेजेस ऑफ मूड्स ऑफ प्रोडक्शन दी गई है, लेकिन एक्चुअल में कार्ल मार्क्स ने 6 स्टेजेस ऑफ मूड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की है। अब जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है यहाँ पर हमें कोई भी क्लास दिखाई नहीं देती है, यानी कि लोग कम्युनिटी बेस्ड लिविंग करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना योगदान देते हैं। यहाँ पर ना कोई ऑप्रेसिंग क्लास होता है ना कोई ऑप्रेस्ड क्लास, हर कोई इक्वली ही ट्रीट की जाती है। इस वजह से यहाँ पर कोई क्लास डिस्टिंक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उस मूड को हम मेनली एशियाटिक मूड कहते हैं। ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज है जहां पर नो क्लास से एक क्लास सोसाइटी तक आने का एक रास्ता है। यहां पर हम देखते हैं दूसरा जो स्टेज है वो है एंशियंट स्टेज, जिसको हम स्लेवरी भी कहते हैं। इस टाइम पीरियड पर जो लोग हैं, एक होते हैं मास्टर क्लास, दूसरा है स्लेव्स। मास्टर्स जो स्लेव्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है कि जो स्लेव्स है उनको कोई भी प्रोडक्शन का राइट नहीं होता है, जो भी मास्टर्स कहेंगे उसी तरीके से उनको चलना होगा। फिर है फॉर्डलिज्म। फॉर्डलिज्म में फॉर्डल लॉर्ड या फिर लैंडलॉर्ड और सर्फ की बात की जाती है। यहाँ पर चीज़ें उतना ज़्यादा एंशियंट मूड के जैसा इतना ज़्यादा रिजिड नहीं होता है, थोड़ा और फ्लेक्सिबल हो जाता है। यहाँ पर लैंडलॉर्ड और सर्फ के बीच में कुछ रिलेशन होता है और सर्फ जो होता है वो लैंडलॉर्ड को सर्व करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। फिर आता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट ये 2 ग्रुप्स होते हैं। बोर्जुआ यानी कि जो है ओनर क्लास और प्रोलेटेरिएट है वर्किंग क्लास। अब कैपिटलिज्म में ये दोनों क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है ये दोनों जो क्लासेस है ये बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में होते हैं और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके वजह से ही हमारे सोसाइटी में फ्यूचर में सोशलिज्म आएगा, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। फिर हम देखते हैं सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, जहां पर जो चीज़ें हैं वो और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। यहाँ पर क्लास ऑपरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पर जो चीज़ें हैं सारी स्टेट के द्वारा मैनेज की जाएगी। यहाँ पर एक वर्कर क्लास होंगे जो काम करेंगे और एक होगा स्टेट मैनेजर्स जो स्टेट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो सारे उनके पास होंगी और वो चीज़ों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर सोशलिज्म के बाद आएगा
कम्युनिज्म। कम्युनिज्म एक ऐसा सोसाइटी होगा जहां पर कोई भी क्लास नहीं होगा। जैसे हमने प्रिमिटिव कम्युनिज्म में देखा है, इसी तरीके से कम्युनिज्म भी आएगा जहां पर कोई भी क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगा। हर कोई जितना काम करेगा, मेहनत करेगा, उतना ही उसको पैसा मिलेगा या फिर उतना ही उसका प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना हिस्सा होगा। तो ये जो 6 क्लासेस है इसको आप लोग सिस्टमेटिकली याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि कौन सा नाम किस टाइम पर आ रहा है, यहाँ पर कौन से क्लासेस डोमिनेट कर रहे हैं और कौन सा क्लास है जो ऑप्रेस्ड क्लास हो रहा है। तो अब ये जो स्टेजेस है इनको हम थोड़ा और नोट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहला जो स्टेज था वो था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, या फिर जिसको हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कह चुके हैं। यहाँ पर एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो लैंड का ओनरशिप होता है वो होता है कम्युनल ओनरशिप, यानी कि लोग, हर इंसान एक साथ मिलकर एक जगह को यूज करते हैं। जैसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में नॉर्मली देखते हैं, आज के टाइम पर जो ट्राइब्स है, बहुत सारे ट्राइब्स है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती है, वो सारे लोग इकट्ठा होकर एक जगह पर जाते हैं और उस जगह पर अपना खेती बाड़ी करते हैं और वहाँ पे जो भी प्रोड्यूस चीज़ें मिलेंगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसी तरीके से एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में हम कम्युनल ओनरशिप ऑफ लैंड देखते हैं। यहाँ पर जो स्टेट का पावर है वो बहुत ही मिनिमम होता है। यहाँ पर मेनली कम्युनिटी बेस्ड लिविंग की बात की जाती है। अब ये जो एशियाटिक मूड है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर जो प्रिमिटिव कम्युनल लिविंग जो है वो तो डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ये बेसिकली एक ट्रांजिशनल फेज है। इस टाइम पीरियड पर नॉर्मली किसी भी तरीके का क्लास नहीं होता था, ये एक क्लासलेस सोसाइटी है। लेकिन ये एशियाटिक मूड में धीरे धीरे क्लासलेस सोसाइटी से क्लास सोसाइटी में ट्रांजिशन हो रहा था। इस पीरियड में ये सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि कुछ लोग हो रहे थे जिनके पास पावर ज़्यादा बढ़ जा रहा था, जिसके पास ज़्यादा पावर हो रहा था वो बाकी ग्रुप्स को डोमिनेट कर रहे थे। तो ये जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी से क्लास सोसाइटी तक जाने का एक ट्रांजिशनल फेज चल रहा था। फिर हम देखते हैं एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। अब जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फेज है मूड्स ऑफ प्रोडक्शन में वो है एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर ये स्लेवरी के ऊपर बेस्ड है। एक क्लास होता है मास्टर और दूसरा होता है स्लेव्स। मास्टर जो है उसके पास सारे चीज़ों का राइट होता है, यहाँ तक कि जो स्लेव्स है जो उनके अंडर में काम करते हैं उनका भी राइट मास्टर्स के पास ही होता है। ये जो स्लेवरी का फाउंडेशन है, यहाँ पर स्लेव्स को किसी भी तरीके का राइट्स नहीं दी गई है। यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस में भी कोई राइट्स उनका नहीं होता है, प्रॉपर्टी में भी उनका कोई राइट नहीं होता है। यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन है यही सेंट्रल थीम है। जो मास्टर क्लास है वो जो स्लेव्स है उनको सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयट करती है। इस तरीके का सोसाइटी हम एंशियंट रोम में देखते हैं। उस टाइम पीरियड पर इस तरीके का जो सोसाइटी है मास्टर और क्लास यानी कि एंशियंट जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था। फिर आता है फॉर्डल मोड ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्डल मोड ऑफ प्रोडक्शन ये स्लेवरी का सिस्टम से थोड़ा और बेहतर था। यहाँ पर जो डोमिनेशन का लेवल है उतना ज़्यादा हाई नहीं था। यहाँ पर हम दो ग्रुप्स देखते हैं, एक है लॉर्ड्स और दूसरे है सर्फ्स। सर्फ्स यहाँ पर लीगली ये लोग भी अनफ्री ही थे, लेकिन जिस तरीके से मास्टर और स्लेव के कॉन्सेप्ट में स्लेव्स को मास्टर्स ओन करते थे, उनकी जायदाद के हिसाब से ट्रीट करते थे, यहाँ पर फॉर्डल मूड में इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम होता है। यहाँ पर जो सर्फ्स है यानी कि जो लोग काम करेंगे वो अनफ्री होते हैं, लेकिन वो खुद से कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस करने के बाद वो जो भी काम करेंगे, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद वो कुछ हिस्सा जो लैंड लॉर्ड्स है या फिर जो फॉर्डल लॉर्ड है उनको दे देंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें देंगे वो बेसिकली प्रोटेक्शन के हिसाब से देंगे या फिर उनका लैंड यूज कर रहे हैं इस हिसाब से दे देंगे। यानी कि यहाँ पर फॉर्डल मूड में थोड़ा बहुत उनके पास राइट है कि वो लोग खुद से प्रोड्यूस कर पाएंगे और उनका कुछ का प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा वो लोग फॉर्डल लॉर्ड को देंगे। तो फॉर्डलिज्म के बाद हमारा आता है
कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन या फिर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का जो सेंट्रल थीम है वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था। यहाँ पर जो मशीन, मनी या फिर लेबर है वो प्राइवेटली ओन्ड होता था। यहाँ पर प्राइवेट कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब कैपिटलिज्म में हमें दो तरीके का क्लासेस देखने को मिलता है। एक है बोर्जुआ क्लास, जिसको हम कैपिटलिस्ट क्लास कह सकते हैं, जिनके पास ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे जैसे फैक्ट्री वगैरह, वो जो मींस है, जो तरीका है, जिस तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा, वो सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट क्लास यानी कि बोर्जुआ के पास रहेगा। और दूसरा जो ग्रुप है वो है प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्किंग क्लास, जो लोग अपना लेबर को सेल करके अपना गुजारा करेंगे। वो लोग अपना लेबर को सेल करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इसके बदले में उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें और एक चीज है, यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप तो मेन है, साथ ही साथ यहाँ पर सरप्लस वैल्यू का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस कैपिटलिस्ट मोड में लेबरर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है। एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनको ज्यादा वक्त तक काम कराया जाता है और पैसे जो है वो कम दिए जाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा जो काम कर रहे हैं ये लेबरर, वो जो पैसा है उसको कैपिटलिस्ट अपने खुद के पास रख लेते हैं प्रॉफिट के तौर पर। इसी को सरप्लस वैल्यू कहा जाता है। तो कैपिटलिस्ट मोड में हमारा प्राइवेट ओनरशिप हो गया और जो सरप्लस वैल्यू है उसके वजह से जो एक्सप्लॉयट किया जा रहा है लेबरर को सबसे ज्यादा। फिर हम देखते हैं सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और कम्युनलिज्म। ये जो सोशलिज्म और कम्युनलिज्म है, ये दोनों फ्यूचरिस्टिक स्टेजेस है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रिवॉल्यूशन के जरिए, कैपिटलिज्म में रिवॉल्यूशन के जरिए लोग कैपिटलिज्म को नकार देंगे और बाद में हमारे सोसाइटी में सोशलिज्म आएगा। और सोशलिज्म के बाद वापस हमारा कम्युनिज्म आएगा। अब ये जो सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ये कैपिटलिज्म से बहुत अलग है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस की चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में होगी। यहाँ पर जो स्टेट होगा वो सारे चीज़ों को कंट्रोल करेगा। यहाँ पर स्टेट के पास सारे चीज़ें होने के वजह से मेन पावर स्टेट के पास रहेगा और वो स्टेट लोगों तक चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में किसको क्या योगदान देना है या फिर चीज़ों को किस तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्सचेंज करना है, ये सारी चीज़ें का राइट स्टेट के पास होगा। ये जो सोशलिज्म है, यहाँ पर प्लानिंग का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से प्लानिंग हुई तभी चीज़ें रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, रिसोर्सेस रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पर लगभग कैपिटलिज्म में जिस तरीके का इनइक्वालिटी था, सोशलिज्म में ये सारे इनइक्वालिटीज खत्म होने की बात की जाती है। यहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत कम हो जाएगा क्योंकि स्टेट चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर इंसान में, इस वजह से लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर सोशलिस्ट मूड के बाद या फिर सोशलिज्म के बाद हमारा सोसाइटी में आएगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म सोशलिज्म से थोड़ा अलग है। सोशलिज्म में हमने देखा है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल की जाती है और स्टेट चीज़ों को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी स्टेज है वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात की जाती है। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होगा वो कम्युनली ओन होगा। हर कोई इंसान इसको इक्वली ही रखेगा, इक्वली ही ट्रीट करेगा। इस वजह से स्टेट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और जो भी क्लासेस की बात कर रहे हैं हम अभी तक, वो सारे क्लासेस यहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि हर कोई इंसान को इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पर मार्क्सिस्ट थ्योरी में ये जो कम्युनिज्म है ये एकदम लास्ट स्टेज में आता है। यहाँ पर मार्क्स का कहना है कि ये जो कम्युनिज्म है ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का एंड गोल है, यानी कि आखिरी स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट का ये कम्युनिज्म, जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन और क्लास स्ट्रगल को टोटली एबोलिश कर दिया जाएगा और जो ह्यूमैनिटीज़ है, लोग जो है वो एक दूसरे के साथ हार्मोनी में बहुत अच्छी तरीके से मिलजुल कर रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है ये दोनों स्टेजेस जो है वो फ्यूचरिस्टिक स्टेजेस है।
अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज है जो मार्क्स की विचारधारा को फॉलो करती है, वहां पर भी इस तरीके का स्टेजेस एकदम प्योर तरीके का सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म नहीं आया है। अब यहाँ पर एक चार्ट के जरिए हम कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें जो भी अंतर है इसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जब हम ओनरशिप की बात करते हैं, कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होता है, यानी कि एक इंसान अपने हिसाब से चीज़ों को अपने पास रखेगा, प्राइवेट ओनरशिप। फिर सोशलिज्म में मिक्स्ड ओनरशिप, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों होंगे। जैसे स्टेट के पास होंगी सारी प्रॉपर्टी और स्टेट जो है वो लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, यानी कि यहाँ पर चीज़ें प्राइवेटली ओन हो सकती है, जहाँ पर जो स्टेट है वो लोगों तक चीज़ों को मुहैया कराएगी। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कम्युनिज्म में होता है कलेक्टिव ओनरशिप, यानी कि लोग सभी मिलकर चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, यहां पर प्राइवेटली ओन्ड होती है कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म में स्टेट इसको रेगुलेट करता है क्योंकि स्टेट यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। और कम्युनिज्म में हम स्टेट ओन्ड कहते हैं इसको, लेकिन नॉर्मली ये कम्युनिटी ओन्ड होता है। कम्युनिटी सारे मिलकर इकट्ठा इसको यूज करते हैं। इसको कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कोई रेगुलेट करने का बॉडी नहीं होता है, हर कोई इक्वली इसको यूज कर सकता है। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें, कैपिटलिज्म में ये मार्केट ड्रिवन है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पास कितना वेल्थ होगा। और जो सोशलिज्म में हम देखते हैं ये सारी चीजें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है सोशल वेलफेयर के लिए। और कम्युनिज्म में ये सारी चीजें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है क्योंकि यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, सोशलिज्म में जो गवर्नमेंट है ये रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन कम्युनिज्म में यहाँ पर पहले से ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है चीजें। अगर हम रोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, कैपिटलिज्म में लिमिटेड रेगुलेशन की बात की जा रही है, एक लेजर्स फेयर इकोनॉमी की बात की जा रही है, जहां पर फ्री मार्केट टाइप इकोनॉमी होगी, जहां पर मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करेगा। इस वजह से लिमिटेड रेगुलेशन हम कैपिटलिज्म में देखते हैं। सोशलिज्म में बहुत ज्यादा रेगुलेट की जाती है क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट सारी चीजों को सुपरवाइज करती है, स्टेट सारी चीजों को सुपरवाइज कर रही होती है। फिर हम अगर कम्युनिज्म की बात करें, यहां पर जो कंट्रोल है इकोनॉमी और रिसोर्सेस का वो कम्युनिटी ओन्ड होता है, हर कोई इसके ऊपर इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। अब अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट होता है, सोशलिज्म में रेगुलेटेड मार्केट होता है और कम्युनिज्म में सेंट्रली प्लान्ड, क्योंकि यहां पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है मार्केट को देखने के लिए। फिर है यहाँ पर गोल्स, कैपिटलिज्म का मेन गोल होता है एफिशिएंसी, प्रॉफिट को एक्युमुलेट करना और इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि जो भी लोग हैं वो अपने आप में ही प्राइवेटली ओन कर सकते हैं चीज़ों को, इंडिविजुअल फ्रीडम यहाँ पर दी जाती है। लेकिन सोशलिज्म में इक्वलिटी के ऊपर विश्वास किया जाता है कि हम चीज़ों को इक्वली रिडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया जाता है और पब्लिक बेनिफिट के बारे में बात की जाती है। और कम्युनिज्म एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पर क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी है और यहाँ पर एक इक्वल सोसाइटी की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये जो सोसाइटी है ये अपने आप में ही इक्वल सोसाइटी होगा, जहाँ पर कोई क्लास नहीं होगा, कोई स्टेट का कंट्रोल भी नहीं होगा। तो ये जो चार्ट है इस चार्ट को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो डिफरेंशिएशन है ये हमें पता होना चाहिए, खासकर एमसीक्यू बेस्ड यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने मूड्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कार्ल मार्क्स ने जो भी मूड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात की है उसके बारे में हमने डिस्कस की है। लेकिन हम अगर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, और भी बहुत सारे अलग अलग सिस्टम है प्रोडक्शन का, हम अलग अलग सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरीके का प्रोडक्शन का सिस्टम्स देखते हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस देखते हैं। जैसे किसी जगह पर हम देखते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग करके लोग जी रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं जो इस तरीके का जो ऑक्यूपेशन है वो रख रहे हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस रख। यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में देखते हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरलिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट, डोमेस्टिक मूड ऑफ प्रोडक्शन, फिर है पेजेंट इकोनॉमी यानी कि जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, फिर है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ये जो
चीज़ें हैं, सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये अलग अलग जगहों पर डिफरेंट तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। अब अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारे जो टॉपिक्स है ये अलग क्लास में हम प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर डिबेट ऑन मूड्स ऑफ प्रोडक्शन भी होते हैं, यानी कि अलग अलग मूड्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके का मूड्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं सोसाइटी में, इसको लेकर बहुत सारे डिबेट भी होता है। इसी तरीके का एक डिबेट हम देखते हैं इंडिया में भी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो इस तरीके का मूड ऑफ प्रोडक्शन के डिबेट में हिस्सा लेते हैं। वहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स का डिफरेंट कहना होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इंडिया में जो मूड ऑफ प्रोडक्शन का डिबेट है, ये हम अलग सेपरेट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर सारी चीज़ों को एक जगह पर हम डिस्कस करेंगे तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही पता चलता है कि क्लासेस किस तरीके से हो रही है और आपको फ्यूचर में कौन सी क्लासेस चाहिए। अगर आपको कोई एक स्पेशल क्लास की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। जो अगर क्लास को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।